Errors that occur after taking care of all grass and systematic errors are called random error. Grass error. This type of error mainly comprises of human mistake in reading instruments and recording and calculating measurement results. The experiment is mainly responsible for this error. Some grass errors are easily detected, while some are difficult to detect. These errors can be avoided by taking great care in reading and recording the data. Also, two or three or even more readings should be taken for the quantity. Under measurements, computational mistakes, incorrect adjustment, and improper application of instrument can lead to grass error. Systematic error. Systematic error are classified into three types. First, instrumental error. Second, environment error. तीसरा, ऑब्जर्वेशन एरर. सिस्टमेटिक एरर तीन प्रकार का होता है. इंस्ट्रूमेंट एरर occurs due to shortcoming in the measurement in the instrument, misuse of the instrument, leading effect of the instrument. अब देखिए, these error occur due to external environment factors like humidity, dust, vibrations, or external magnetic field etc. Observational error. Different experiments may produce different results when sound and light measurements are involved, since no two observational process the same physical response. Random error. Random error are those errors whose cases cannot be established because of random variation in the parameters of the systems of measurement. The happening or disturbance about which we are unaware are lumped together and called random or residual, and error caused due to these happening are called random error. देखिए, एरर बराबर होता है मेजर्ड मैंने ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. अब देखिए, मान लीजिए कोई राशि है, उसके यन प्रेक्षण लिए जाते हैं, मतलब कि एक बार मापा गया है तो यन 1 आ रहा है. दूसरी बार देखिए, दूसरी बार नापा गया है तो रीडिंग पहली बार x1, दूसरी बार x2, तीसरी बार x3 डॉट डॉट इस प्रकार xn बार. तो देखिए, इसका मीन वैल्यू जो होता है उसी को हम लोग ट्रू वैल्यू कहते हैं. तो देखिए, ट्रू वैल्यू निकालने के लिए सब रीडिंग को जोड़ देते हैं और जितनी बार रीडिंग लिए होते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी से भाग लगा देते हैं, तो आ जाता है जो है कि ट्रू वैल्यू. इसे मीन वैल्यू भी बोलते हैं. अब देखिए, अब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि मतलब कि जो मीन वैल्यू आया है एक्सएम, उसमें से पहले वाला परीक्षण यानी एक्स1 को घटा देते हैं, तो जो होता है आता है उसको अब्सोल्यूट एरर बोलते हैं. देखिए, यहाँ पे दिया है एरर बराबर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. देखिए, यह जो एरर है वह पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है. तो देखिए, जो अब्सोल्यूट एरर है यह भी पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है. अब देखिए, ये सारी अब्सोल्यूट एरर हैं. अब देखिए, मीन अब्सोल्यूट एरर किसे बोलते हैं. तो जो अब्सोल्यूट एरर आए थे उनको पॉजिटिव बनाकर सबको जोड़ते हैं और जितनी बार प्रेक्षण लिए थे उतनी उसकी फ्रिक्वेंसी से पुनः भाग कर देते हैं, तो जो होता है वह मीन अब्सोल्यूट एरर निकल जाता है. जैसे कि यहाँ फार्मूला दिया हुआ है, डेल्टा एक्स एम बराबर मॉड ऑफ डेल्टा x1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x3 प्लस डॉट डॉट डेल्टा एक्सएन में एन का भाग लगा देंगे तो मीन अब्सोल्यूट एरर आ जाएगा. देखिए, जो मीन अब्सोल्यूट एरर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है.
देखिए किसी भी राशि को इस प्रकार डिनोट करते हैं, यक्स प्लस माइनस डेल्टा यक्स। यहाँ पे देखिए जो यक्स है वो ट्रू वैल्यू है तथा जो डेल्टा यक्स है वो मीन अब्सोल्यूट एरर है। मतलब कि यदि किसी भी राशि को 4.44 प्लस माइनस 0.2 लिखा जा रहा है तो इसका मतलब कि इसमें देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो एरर हो सकता है वो 0.2 बढ़कर और 0.2 घटकर, यानी हम या तो 4.6 और 4.2 के बीच में ही माप सकते हैं। अब देखिए रिलेटिव अथवा फ्रैक्शनल एरर किसे बोलते हैं, तो देखिए रिलेटिव अथवा फ्रैक्शनल एरर बराबर मीन अब्सोल्यूट एरर बटा के मीन वैल्यू अथवा ट्रू वैल्यू, यानी कि डेल्टा एक्सएम बटा के एक्सएम। अब देखिए परसेंटेज एरर निकालने के लिए जो रिलेटिव एरर अथवा फ्रैक्शनल एरर निकाले थे उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सवाल दिया है रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इन एन एक्सपेरिमेंट गिव द वैल्यू, कैलकुलेट द मीन वैल्यू एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव एरर। तो देखिए यहाँ से इतने प्रेक्षण दिए हुए हैं, तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए अथवा मीन वैल्यू निकालने के लिए सबको जोड़कर इसमें से जितना प्रेक्षण दिया गया है उसको भाग लगा देंगे तो आ जाएगा एक्सएम का मान 1.33। अब देखिए सबके एक क्रॉस अब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए जो मीन एरर आया है, मीन वैल्यू, उसमें से सभी को क्रमशः घटाते हैं तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे सब अब्सोल्यूट एरर निकाला गया है। और अब देखिए यहाँ पर मीन अब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए इन सब का मापांक लगा के जोड़कर इसमें से सब नंबर ऑफ प्रेक्षण से भाग कर दिया है तो 10.02 आ रहा है। देखिए यहाँ पर रिलेटिव एरर निकालने के लिए डेल्टा एक्सएम बटा के एक्सएम यानी 0.02 में 1.33 से भाग लगा दिया गया है तो आ गया है। अब देखिए दो एरर को जोड़ना तथा घटाना, मान लीजिए एक राशि यह है और दूसरी राशि यह है, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए तथा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। यहाँ पे ए 5.5 है तथा बी 2.4 है, डेल्टा ए 0.3 है तथा डेल्टा बी 0.2 है। तो देखिए नया जो मान आएगा वह देखिए उसको इन दोनों के जोड़ को मान लीजिए इस प्रकार लिखा जाता है यक्स प्लस माइनस डेल्टा यक्स। तो यहाँ पे जो यक्स होगा वह ए और बी का योग होगा, यक्स ए और बी का योग होगा तथा देखिए डेल्टा यक्स का जो मान निकालने के लिए मतलब जो एरर निकालने के लिए इन दोनों को डेल्टा ए तथा डेल्टा बी को दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि देखिए डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और देखिए इन दोनों राशियों का यदि घटाव करना हो तो देखिए एक्स बराबर होता है ए माइनस बी, मतलब कि सिंपल से 5.5 में से 2.4 को घटा देंगे एक्स का मान निकालने के लिए। अब देखिए जो एरर यानी डेल्टा एक्स को निकालने के लिए इसमें से घटाएंगे नहीं, दोनों को जोड़ देंगे, जैसे जोड़ में कर रहे थे इसी तरह घटाव में भी करेंगे, डिफरेंस में भी, यानी डेल्टा एक्स बराबर यहाँ भी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा। इससे एक बात यह सिद्ध होता है कि चाहे सब्ट्रैक्शन करें चाहे चाहे जोड़ना करें, दोनों में एरर क्या होता है, बढ़ता है। अब देखिए दो राशियों का मल्टीप्लाई, मान लीजिए एक राशि है लंबाई यल प्लस माइनस डेल्टा यल, यहाँ पे यल का मान 5.7 तथा डेल्टा यल का मान 0.1 है तथा चौड़ाई बी प्लस माइनस डेल्टा बी, बी का मान 3.4 तथा डेल्टा बी का मान 10.2 है। तो देखिए जब इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया बराबर होता है ए प्लस माइनस डेल्टा ए। देखिए ए को निकालने के लिए तो सिंपल से जो यल और जो बी है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए का मान निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए निकाला गया है 19.38। और देखिए इसको राउंड फिगर करके
बना दिया गया है 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ध्यान दीजिए, अब डेल्टा ए का मान निकालने के लिए, एरर का मान निकालने के लिए देखिए इस तरह करते हैं। डेल्टा ए बटा के ए बराबर डेल्टा एल बटा के डेल्टा एल यानी एल प्लस डेल्टा बी बटा के बी। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा एल का मान दिया हो 0.1 तथा एल का मान दिया हो 5.7 तथा डेल्टा बी का मान दिया हो 0.2 तथा बी का मान दिया हुआ है 3.4। अब देखिए डेल्टा ए बटा के ए बराबर इन सबको रख देंगे और फिर देखिए यहाँ से डेल्टा ए का मान निकाल देंगे तो हो जाएगा 1.48, यानी इसका जो एरिया आएगा 19 प्लस माइनस 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सवाल दिया है यम बराबर 8 प्लस माइनस 10.4 kg, भी बराबर 4 प्लस माइनस 10.2 मीटर क्यूब। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेंसिटी विथ प्रॉपर एरर लिमिट्स। देखिए हम जानते हैं कि डेंसिटी बराबर होता है मास बटा के वॉल्यूम। तो देखिए जो घनत्व तो आएगा उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, रो प्लस माइनस डेल्टा रो। देखिए सिंपल से रो का मान निकालने के लिए जो यहाँ पे मास यानी 8 है उसमें जो कि वॉल्यूम 4 है उससे भाग लगा देंगे तो 2 kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा। अब देखिए जो मल्टीप्लाई वाला में पढ़े थे एरर निकालना, उसी तरह इस डिवाइड वाला में भी निकलेगा, यानी कि डेल्टा रो बटा के रो बराबर हो जाएगा डेल्टा एम बटा के एम प्लस डेल्टा भी बटा के भी। तो देखिए डेल्टा एम का मान यहाँ पर दिया हुआ है 0.4 और एम का मान दिया हुआ है 8 तथा डेल्टा भी का मान दिया हुआ है 0.2 तथा भी का मान दिया हुआ है 4। और देखिए यहाँ से रो का मान निकाले हुए हैं 2, तो फिर देखिए यहाँ पे रख के इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा रो का मान 10.2। तो इसको लिखेंगे रिजल्ट को 2 प्लस माइनस 10.2 kg पर मीटर क्यूब। अब देखिए कोई राशि इस प्रकार दिया हो z बराबर a के पावर m इंटू बी के पावर n बटा के c के पावर a। तो देखिए इसका रिजल्ट निकालने के लिए z बराबर प्लस माइनस डेल्टा j लिखते हैं। देखिए और देखिए डेल्टा z का मान निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं कि डेल्टा z बटा के z बराबर m इंटू डेल्टा a बटा के a प्लस n इंटू डेल्टा b बटा के b प्लस q इंटू डेल्टा c बटा के c। इसको हल कर देंगे तो फिर हल करके डेल्टा z का मान निकाल सकते हैं। और देखिए z का मान निकालने के लिए सिंपल से इसको हल कर देंगे। सवाल दिया है इफ देयर इज ए पॉजिटिव एरर 50% इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, फाइंड द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखिए के ई बराबर हम जानते हैं 1/2 एम वी स्क्वायर होता है। और देखिए इसका एरर निकालने के लिए हम पढ़े थे डेल्टा ई बटा के ई बराबर होता है डेल्टा एम बटा के एम प्लस देखिए 2 पावर तो आगे चलाएगा यानी 2 गुणे के डेल्टा भी बटा के भी हो जाएगा। अब देखिए परसेंटेज एरर दिया हुआ है तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए 100 का सब में गुणा कर देते हैं। तो डेल्टा ई बटा के ई गुणे के 100 बराबर डेल्टा एम बटा के एम गुणे के 100 प्लस 2 कोष्टक में डेल्टा भी बटा के भी गुणे के 100। अब देखिए यहाँ से देखिए मास में कोई भी एरर नहीं बोला है अतः इसका टोटल एरर 0 हो जाएगा, मतलब ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी में जो एरर दिया हुआ है वह 50% दिया हुआ है। तो देखिए डेल्टा ई बटे के ई गुणे के 100 बराबर हो जाएगा 2 गुणे के, देखिए इसका परसेंटेज इधर 50% दिया हुआ है, इसके पूरे मान की जगह पे 50 रख देंगे तो देखिए जो एनर्जी है उसमें एरर आ जाएगा 100%। देखिए अक्यूरेसी, देखिए क्या होता है अक्यूरेसी इज ए मेजरमेंट ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मान लीजिए एक पेन है जिसकी लंबाई हमको पता है 10.5 सेंटीमीटर है। देखिए और दूसरा व्यक्ति एक राम है वो आया
उसने पेन की लंबाई को 10.7 सेंटीमीटर मापा तथा श्याम आया, उसने 11.02 सेंटीमीटर मापा तथा जो एक तो भुवन आया, उसने इस पेन की लंबाई 10.832 सेंटीमीटर मापा। तो अब पता करेंगे कि जो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि इस पेन की जो लंबाई है 10.5 सेंटीमीटर इसके सबसे नज़दीक है। तो इसमें से दिख रहा है कि जो राम ने मेजर किया है वह ज़्यादा नज़दीक है, अतः यह बोलेंगे कि जो राम है उसने बहुत ज़्यादा एक्यूरेट पेन की लंबाई को मापा। इसी को एक्यूरेसी बोलते हैं। देखिए एक फैक्ट और यहाँ से जाने कि जो देखिए जो भुवन बम जो मेजरमेंट कर रहा है वह मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट कर रहा है। भले से अकुरेट नहीं है राम की अपेक्षा, लेकिन मोस्ट प्रिसाइज है, क्योंकि देखिए यह डेसिमल के 3 मान तक बता रहा है। 10.814 मतलब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। और देखिए इसका जो है कि इसका देखिए जो मान है वह दशमलव के 3 स्थान तक इसलिए आया है क्योंकि इसने जो भी मेजर इंस्ट्रूमेंट यूज किया होगा उसका लिस्ट काउंट बहुत ही कम होगा। इससे यह बात पता चल रहा है कि यदि कोई जो इंस्ट्रूमेंट मोस्ट एक्यूरेट हो तो यह नहीं हो सकता है कि वह मोस्ट प्रिसाइज हो। प्रिसाइज का मतलब यह होता है कि वह कितना इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब देखिए प्रिसिजन, इट टेल्स अप टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। इट डिपेंड्स अपॉन द लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यहाँ देखिए राम जो है कि एक रॉड है जिसकी लंबाई 9.8 सेंटीमीटर है, उसको मापता है। एक बार 10.77 मापता है, एक बार 10.79 मापता है, एक बार 10.84 मापता है, एक बार 10.82 मापता है, एक बार 10.82 मापता है। देखिए मान लीजिए कि इसका जब एवरेज निकालेंगे तो आता है 10.8 सेंटीमीटर। तो देखिए राम का जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ही प्रिसाइज है, बट ध्यान दीजिए कि एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि देखिए रॉड की लंबाई एक्चुअल में 9.8 सेंटीमीटर है, जबकि यह माप रहा है 10.8 सेंटीमीटर के लगभग। इसलिए देखिए राम का जो इंस्ट्रूमेंट इसलिए बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत नज़दीक आ रही है, बट एक्यूरेट नहीं है। अब देखिए श्याम का एक ठो इंस्ट्रूमेंट है जो पहली बार 8.5 माप रहा है, दूसरी बार 9.8 माप रहा है। मतलब देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अतः श्याम का जो इंस्ट्रूमेंट है वह मोस्ट प्रिसाइज नहीं होगा। बट ध्यान दीजिए इसका एवरेज तो है कि 9.8 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी कि जो राट की लंबाई है एक्चुअल उसके बराबर आ रहा है। तो देखिए ये तो एक्यूरेट होगा, बट देखिए मोस्ट प्रिसाइज इसका इंस्ट्रूमेंट नहीं है। देखिए इन लाइटिंग इंसुलेशन यूजिंग फिलामेंट लैंप्स voltage drop of 1% results in 3.5% loss in the light output. The output of the light of a filament lamp is depends on the temperature of the filament. At very high temperature, the vaporization of filament decreases the coil's diameter so that resistance of the filament increases. Hence, it draws less current from the supply, so the temperature of the filament and the light output of the bulb decreases, which is not true for series resonance। तो देखिए यहाँ पर यही गलत होगा, क्योंकि देखिए इम्पीडेंस जो होता है सीरीज रेजोनेंस में मिनिमम होता है। देखिए जो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट होती है उसे रिजेक्टर सर्किट बोला जाता है। इसका एक खास प्रॉपर्टी होती है कि जो यह सर्किट होती है इसमें एनर्जी ऑक्सीलेट करती है। देखिए इसी ऑक्सीलेशन की वजह से इस सर्किट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करने के लिए। देखिए इसमें एनर्जी कैसे ऑक्सीलेट करती है कि देखिए एक बार जब वोल्टेज लगाकर छोड़ देते हैं तो एक बार देखिए कैपेसिटर चार्ज होता है और फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, तो जो एनर्जी होती है वो
जो इंडक्टर होता है उसके एक तरह से स्टोर होने लगता है, और फिर कुछ समय बाद जब इंडक्टर से एनर्जी फिर कैपेसिटर में जाने लगती है। इसी तरह जो पावर है वो घूमता रहता है। Transient short spell of time when either source or circuit element changed, branch current and voltage drops changes from their initial value to new values. These changes take a short spell of time to settle to permanent values, steady state. This brief spell of time is called transient time, and the values of variables I and v during this period is called transient value. देखिए, ट्रांजिएंट पीरियड माइक्रोसेकंड तथा फ्यू मिली सेकंड में होता है। देखिए, ट्रांजिएंट एनालिसिस हम लोग इसलिए करते हैं कि यदि हमारे सर्किट में कोई सडन चेंज आता है, मान लो जो कि रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया, करंट बहुत तगड़ा फ्लो कर गई, तो उस समय हमारे सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा। देखिए, ट्रांजिएंट एनालिसिस में हम लोग स्विचिंग एप्लीकेशन बीजीटी तथा सर्किट का डिज़ाइन के भी बारे में अध्ययन करते हैं कि स्विचिंग टाइम में कैसा सर्किट बिहेव करेगा। अब देखिए, ट्रांजिएंट टाइम पर रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर के बिहेवियर का अध्ययन करेंगे। देखिए, एट टी एट टी माइनस ज़ीरो बोले तो मतलब कि जब स्विच को ऑन नहीं किए होते हैं उससे जस्ट पहले का टाइम को टी जीरो माइनस से डिनोट करते हैं। उस समय देखिए सर्किट में फ्लो होने वाले करंट का मान शून्य था। और देखिए, ज्यों ही स्विच को ऑन करते हैं, देखिए स्विच को ऑन करने का जो टाइम होता है उसे टी जीरो प्लस से डिनोट करते हैं। देखिए, उस समय जो रजिस्टर है उससे करंट फ्लो करने लगेगी और उस करंट का मान हो जाएगा वी बटे के आर। मतलब कि देखिए, जो रजिस्टर होता है उसका उस पर ट्रांजिएंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि रजिस्टर एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस है। इसमें ट्रांजिएंट के लिए उत्तरदायी होते हैं एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस जैसे इंडक्टर और कैपेसिटर। अब देखिए, बिहेवियर ऑफ इंडक्टर। देखिए, इंडक्टर के केस में इंडक्टर पर आरोपित वोल्टेज का फार्मूला होता है वी एल बराबर एल इंटू डी आई बाई डी टी। देखिए, टी बराबर जीरो टाइम पर सर्किट को हम क्लोज कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ से जो टी का मान होगा वह डी टी का मान शून्य होगा, तो डी आई डी टी का मान जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब कि देखिए, इंडक्टर में आई एल कोष्टक में जीरो माइनस बराबर आई एल कोष्टक में जीरो प्लस, मतलब कि स्विच को जस्ट ऑन करने से पहले जो करंट इस इंडक्टर में फ्लो कर रही है, यानी शून्य करंट फ्लो कर रही है, तो स्विच को ऑन करने के जस्ट बाद भी इस इंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगी वह शून्य ही फ्लो करेगी। मतलब कि ट्रांजिएंट पीरियड में जो इंडक्टर होता है वो ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है। अब देखिए, जब बहुत ज़्यादा समय हो जाता है स्विच को ऑन किए हुए इंडक्टर में, मतलब कि टी का मान जो होता है इनफाइनाइट हो जाता है, उस समय देखिए जो वी एल होता है वह शून्य हो जाता है, मतलब कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है। बोले तो डीसी के लिए जो इंडक्टर होता है वह इनिशियली ओपन सर्किट की तरह काम करता है और स्टेडी स्टेट में वह शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। और दूसरा बात यह भी ध्यान रखिए कि यदि इंडक्टर शुरू से किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा था, तो देखिए यदि हम लोग उसके वोल्टेज सोर्स को हटा लेंगे, मतलब कि देखिए यहाँ पे स्विच वन को वन से टू पर ला देंगे, तब भी जस्ट कुछ टाइम के लिए ट्रांजिएंट जो होगा
वह करंट फ्लो करवाएगा, मतलब कि इंडक्टर विल एक्ट एज करंट सोर्स ऑफ आई जीरो, मतलब ट्रांजिएंट टाइम के लिए वह करंट सोर्स की तरह काम करेगा। देखिए टेबल, देखिए यदि कोई इंडक्टर से करंट स्विचिंग से जस्ट पहले फ्लो न कर रही होगी, तो देखिए स्विचिंग के बाद भी इंडक्टर से करंट फ्लो नहीं करेगी। और देखिए डीसी के लिए जो इंडक्टर होगा वह स्टेडी स्टेट में शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। और दूसरा बात देखिए, यदि कोई इंडक्टर है उसको उसे करंट फ्लो कर रही हो, तो देखिए स्विच ऑफ करने के बाद भी जो होगा, वोल्टेज हटाने के बाद भी उसमें से थोड़ा करंट फ्लो करेगा, मतलब कि। और देखिए फाइनली वो आगे शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तब देखिए कैपेसिटर को देखते हैं, या वोल्टेज सोर्स है या कैपेसिटर है। टी बराबर जीरो टाइम पर स्विच को ऑन किया जा रहा है। देखिए हम जानते हैं कैपेसिटर से फ्लो होने वाली करंट आई सी बराबर होता है सी इंटू डी बी अपान डी टी होता है। तो देखिए जब स्विच को ऑन करते हैं, मतलब कि डी टी का मान जब शून्य होता है, तो देखिए डी बी बटे डी टी का मान इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब कि इसमें जो करंट फ्लो होनी चाहिए वह इनफाइनाइट करंट फ्लो होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब कि कैपेसिटर अपोजिट सडन चेंज इन वोल्टेज, मतलब कि देखिए कैपेसिटर के क्रॉस जैसे स्विचिंग होने से जस्ट पहले यदि वोल्टेज VC है, तो देखिए स्विच को ऑन करने के बाद भी वोल्टेज जो होगा वो शून्य ही होगा, मतलब कि जो कैपेसिटर होगा वह शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। मतलब कि देखिए कैपेसिटर जो होता है इनिशियली शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है। देखिए कैपेसिटर के लिए याद रख सकते हैं सी एस ओ, मतलब जो कैपेसिटर होता है इनिशियली शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है और फाइनल ओपन सर्किट की तरह काम करता है। अब देखिए यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, उसको उससे जो शुरुआत में जो कैपेसिटर है वह चार्ज हो रहा है। देखिए और तुरंत इस स्विच को इस जब सर्किट से जोड़ देते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो कैपेसिटर होता है वह एक वोल्टेज सोर्स की तरह मतलब कि काम करने लगता है, तथा देखिए फाइनली जो होता है अंत में वह ओपन सर्किट हो जाता है, मतलब कि करंट का मान शून्य हो जाता है। मतलब कि देखिए स्विचिंग से पहले यदि कोई कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो देखिए स्विचिंग से पहले कोई कैपेसिटर के अक्रॉस यदि कोई वोल्टेज नहीं है, तो देखिए स्विचिंग के बाद भी उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं होगा, और देखिए फाइनली यह ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। और देखिए यदि कोई कैपेसिटर है उसके अक्रॉस शुरुआत में कोई वोल्टेज है, तो देखिए स्विचिंग ऑफ होने के बाद भी इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा, मतलब कि यह वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा और कुछ टाइम बाद यह ओपन हो जाएगा। ये ट्रांजिएंट को पढ़ने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड और दूसरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड। देखिए यदि किसी सर्किट में सिर्फ इंडक्टर और रजिस्टर हो, यानी RL सर्किट और RC सर्किट को फर्स्ट ऑर्डर सर्किट बोलते हैं, तथा यदि तीनों कंपोनेंट हों RL और C, तो उसे सेकेंड ऑर्डर सर्किट बोलते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिए यदि RL सर्किट में KVL अथवा KCL लगाएंगे तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन मिलेगा, और देखिए यदि RC सर्किट में भी यदि KVL अथवा KCL लगाएंगे तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन मिलेगा, इसीलिए इसे इनको फर्स्ट ऑर्डर सर्किट बोला जाता है। अब देखिए यदि RLC जो सर्किट है इसमें KVL अथवा KCL लगाते हैं तथा उसके एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन प्राप्त हो रहा है, जो कि दिखाया गया है। V बराबर RI प्लस
एल डी आई अपॉन डी टी प्लस 1/c समाकलन आई डी टी। इसको डिफरेंशिएट करें तो आर डी आई अपॉन डी टी प्लस एल डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 1/c आई। देखिए आर एल सर्किट में फ्लो होने वाली करंट बराबर भी बटा के आर कोष्टक 1 - e⁻⁻r/एल इंटू टी एम्पियर। अब देखिए वोल्टेज रजिस्टर के क्रॉस भी कोष्टक में 1 - e⁻⁻r एल कोष्टक बंद इंटू टी वोल्ट। अब देखिए इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज भी इंटू e⁻⁻r/एल इंटू टी इंटू भी वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे टाइम कांस्टेंट टाउ बराबर एल बटा के आर होता है। यह देखिए डिराइव करके निकाला गया है। इसको यदि पढ़ लेंगे तो हम इस फार्मूला को डिराइव करना जान जाएंगे। देखिए डीसी रिस्पांस ऑन एन आरसी सर्किट। देखिए वोल्टेज सोर्स है, डीसी वोल्टेज सोर्स। देखिए यह स्विच है, टी बराबर 0 पर इसको ऑन किया जा रहा है। रेजिस्टेंस है सी है। देखिए इसमें मान लीजिए करंट आई फ्लो कर रही है। सी देखिए इनिशियल ऑन चार्ज है। तो देखिए एट टी बराबर 0 स्विच इज क्लोज्ड। तो देखिए केवीएल जब लगाएंगे तो भी बराबर हो जाएगा आई आर प्लस 1/c समाकलन आई डी टी। क्योंकि देखिए कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का यह फार्मूला होता है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा आर डी आई अपॉन डी टी तथा देखिए जो समाकलन होता है वह अवकलन का उल्टा होता है। तो देखिए इस समाकलन का यदि अवकलन कर देंगे तो जो होगा 1/c इंटू आई आ जाएगा। और देखिए भी एक कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का अवकलन शून्य आता है। देखिए आरसी सर्किट में करंट का फार्मूला आई बराबर भी बटे के आर e⁻⁻1/आर सी इंटू टी एम्पियर। देखिए यहाँ पे आर सी जो है कि आर सी सर्किट का टाइम कांस्टेंट है। देखिए आर सी सर्किट का ग्राफ करंट और टाइम कांस्टेंट के बीच में। देखिए फार्मूला देखिए इसमें डिराइव किया गया है। रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज वी आर बराबर आई आर भी कोष्टक में e⁻⁻t/RC वोल्ट तथा देखिए कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का फार्मूला वी सी बराबर भी कोष्टक में 1 - e⁻⁻t/RC वोल्ट। देखिए इस चैनल पे इन फार्मूलाओं को डिराइव करने को बताया गया है। देखिए इस सवाल को डिराइव करके यहाँ पर इस चैनल पर लगाया है। देखिए इंजीनियरिंग में 3 प्रकार के ट्रांसफार्म होते हैं: फोरियर ट्रांसफार्म, जेड ट्रांसफार्म, लाप्लास ट्रांसफार्म। देखिए लाप्लास ट्रांसफार्म का प्रयोग एप्लीकेशन मैथमेटिक्स में होता है तथा कंट्रोल सिस्टम में, सिग्नल सिस्टम में, नेटवर्क थ्योरी में। देखिए लाप्लास ट्रांसफार्म का यूज किया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और देखिए इसी का यूज करके इनिशियल वैल्यू तथा फाइनल वैल्यू किसी भी फंक्शन का बता सकते हैं। देखिए यह एक ऐसा डोमेन है जो टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट टाइम डोमेन फंक्शन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन। मतलब कि यदि कोई टाइम का फंक्शन है वहाँ पे लाप्लास लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी का फंक्शन बन जाएगा। देखिए टाइम के फंक्शन को एफ ऑफ टी से डिनोट किया जाता है। देखिए कहीं कहीं पर इसे स्मॉल एफ से भी डिनोट किया जाता है। और देखिए जो
फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होता है उसे एफ बार ऑफ एस से डिनोट किया जाता है। देखिए इस अगर इस चैनल को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इंडक्टर कैपेसिटर समझ में आ जाएगा। देखिए यह डी साटी ब्रिज है। डी साटी ब्रिज मतलब कि डी से दूर, साटी से मतलब कि दूर है कैपेसिटर। देखिए फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन के बारे में कुछ सत्य स्टेटमेंट। द अप्लाइड फॉरवर्ड पोटेंशियल establishes an electric field which acts against the field due to potential barrier। अब देखिए अगला स्टेटमेंट, द जंक्शन ऑफर्स लो रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस में, यह भी सत्य है। द पोटेंशियल बैरियर इज रिड्यूस्ड, यह भी सत्य बात है। कॉन्सेप्ट, in a PN junction forward biased majority charge carrier cross the junction to become minority carriers। Example, minority carrier injection takes place because of the huge concentration gradient at the edge of the junction of minority carrier diffusion takes place which results in the flow of current across the junction। A diode in forward bias is as shown, narrow depletion region, holes, electrons, p type, n type, negative ion, positive ion, battery। When reverse biased, the flow of the majority virage is prevented because of a wide depletion region and a high electric field opposing the flow, so there is no diffusion current that could flow। The reverse bias opposes the majority carriers but makes the minority carriers to cross the PN junction because of strong attraction by the electric field। The depletion width is clearly observed for a reversed bias PN junction as wide depletion region, p type, n type। देखिए माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी होल्स फ्लो बिकॉज ऑफ ड्राफ्ट। देखिए प्लस माइनस बैटरी, देखिए प्लस यहाँ पे माइनस इधर है। Which of the below can improve power factor overexcited synchronous motor running without mechanical load? Overexcited synchronous motor draw leading current and hence acts as synchronous condenser, so they are used to improve the power factor and to improve the voltage regulation। देखिए इंसुलेटर में एनर्जी बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। Which of the below can improve power factor over excited synchronous motor running without mechanical load? देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर पे जब 3 फेज सप्लाई देते हैं तो वहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और देखिए जब रोटर कंडक्टर को या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कट करता है तो रोटर के कंडक्टर में भी ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब देखिए चूंकि रोटर का जो वाइंडिंग होती है वो भी शॉर्ट होती है, तो देखिए जब शॉर्ट होगी तो उसके अंदर भी इंड्यूस ईएमएफ के कारण करंट फ्लो करेगी, और जब करंट फ्लो करेगी तो रोटर का भी एक ठो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। फिर देखिए दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो होता है अपने को कट करते हैं तो यहाँ पे एक टार्क जनरेट होता है जो कि रोटर को घुमाता है। देखिए जो 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट जो सर्किट होती है वो लगभग ट्रांसफार्मर के समान ही होती है। देखिए प्राइमरी साइड स्टेटर की फील्ड को बोला जाता है तथा सेकेंडरी साइड जो होता है वो रोटर को बोला जाता है। देखिए अब इसका मॉडल बनाते हैं। देखिए यह सप्लाई वोल्टेज है जो कि
स्टेटर पर दिया जा रहा है। और देखिए यह कॉपर लॉस है। और देखिए यह लीकेज रिएक्टेंस है। देखिए लीकेज रिएक्टेंस एक्चुअल में होता नहीं है, इसको सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए मान लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे नो लोड को दिखाया गया है। और देखिए यह नो लोड के दो कंपोनेंट होते हैं। एक ठो आई डब्ल्यू, जो कि जो बाइंडिंग है उसमें कॉपर लॉस को दिखाता है। देखिए जो यह आई ये वाला जो करंट है, यह मैग्नेटाइजिंग करंट होती है, जो कि फ्लक्स प्रोड्यूस करने में यूज होती है, तथा ये सब पूरा ब्रांच कोर लॉस को डिनोट करते हैं। देखिए जनरली ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट 2 से 5% होता है, लेकिन ध्यान दीजिए जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें नो लोड करंट 25 से 40% तक होती है। देखिए इसका मेन कारण है इंडक्शन मोटर में एयर गैप होने के कारण इसका रिलक्टेंस ज़्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पे वाइंडिंग है, और इस वाइंडिंग के क्रॉस इवन इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। देखिए यह स्टेटर का कंस्ट्रक्शन है। देखिए हम जब स्टेटर पर दिए 3 फेज सप्लाई, देखिए मैग्नेटिक फील्ड बनी और फ्लक्स बना, और देखिए एयर गैप के थ्रू ये सब फ्लक्स गए रोटर के पास। अब देखिए जो रोटर है वह घूमना चालू हुआ, और रोटर में रिलेटिव स्पीड से घूमना चालू किया। कि जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट हुआ तो रोटर के जो वाइंडिंग है उसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अब देखिए इसके बाद वहाँ पे स्लिप आया। स्लिप का मतलब देखिए स्लिप तो पहले से ही होता है, स्लिप अब धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके बाद देखिए जब स्लिप कम हुआ, सबसे ज़्यादा कम हुआ, तो रोटर बहुत तेज़ी से गति से घूमने लगा। जब देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्लिप 1 होता है तो उसे लॉक्ड रोटर अथवा ब्लॉक्ड रोटर कंडीशन बोलते हैं। देखिए इस स्टैंड स्टिल अवस्था में यदि स्टेटर में इंड्यूस ईएमएफ E2 0 हो तथा कॉपर लॉस R2 हो। अब देखिए यहाँ पे जो यह रिएक्टेंस है वह स्टैंड स्टिल अवस्था में लीकेज रिएक्टेंस है स्टेटर का। अब देखिए यहाँ पे X20 को, यानी कि स्टैंड स्टिल अवस्था में लीकेज रिएक्टेंस को ओमेगा L2 तथा बराबर 2πF2L2 लिख सकते हैं। देखिए फिर Z20 को R2 प्लस JX20 लिख सकते हैं। अब देखिए स्टैंड स्टिल अवस्था में जो करंट है उसको E20 बटा के Z20 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे E20 बटा के R2 प्लस JX20। तो देखिए पावर फैक्टर की बात करें तो स्टैंड स्टिल अवस्था में R2 बटा के Z20 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है कि अंडर रूट लगाकर Z20 को हटा भी सकते हैं, यानी R20 बटा के करड़ी में R20 का स्क्वायर प्लस X20 का स्क्वायर। यह देखिए सारी चीज़ें जो है स्टैंड स्टिल अवस्था की हैं, मतलब कि जो रोटर है घूम नहीं रहा है, रुका हुआ है। देखिए अब जब रोटर घूमने लगा, मतलब कि जो स्लिप है वह कम होने लगी, तो सारी चीज़ें बदल जाएंगी। जैसे कि हम आगे पढ़े हैं कि रोटर की फ्रीक्वेंसी F2 बराबर होता है S इंटू F1, मतलब कि स्टेटर के फ्रीक्वेंसी तथा स्लिप पर निर्भर कर रही है। अब देखिए किसी स्लिप पर ईएमएफ, मतलब कि रोटर घूम रहा हो तो किसी क्षण ईएमएफ जो होगा S इंटू E20 होगा, मतलब कि जो स्लिप है उसका गुणा स्टैंड स्टिल के ईएमएफ में कर देंगे। और देखिए किसी भी स्लिप पर
जो लीकेज रिएक्टेंस की बात करें तो वह यस इंटू यक्स टू जीरो हो जाता है। यहाँ पे देखिए यक्स टू जीरो बराबर यस इंटू यक्स टू जीरो। यहाँ पे देखिए यस स्लिप है और यक्स टू जो है कि वह स्टैंड स्टिल अवस्था में जो है लीकेज रिएक्टेंस है। लेकिन ध्यान दीजिए जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वह हमेशा सेम रहता है, चाहे रोटर घूमे अथवा रुका रहे। देखिए यहाँ पे किसी निश्चित स्लिप पर लीकेज रिएक्टेंस यक्स टू यस बराबर यस इंटू यक्स टू जीरो लिखा देखिए डिराइव किया गया है। और देखिए किसी स्पेशल स्लिप पर इम्पीडेंस जेड टू यस बराबर होता है आर टू प्लस जे यक्स टू यस। देखिए आर टू प्लस जे इंटू यस इंटू यक्स टू जीरो। किसी निश्चित स्लिप पर करंट की बात करें तो किसी निश्चित स्लिप पर ईएमएफ बता के निश्चित स्लिप पर इम्पीडेंस यानी कि देखिए हो जाएगा यस इंटू ई टू जीरो बटे के आर टू प्लस जे इंटू यस इंटू यक्स टू जीरो। अब देखिए यहाँ से पावर फैक्टर की बात करें किसी निश्चित स्लिप पर तो हो जाएगा आर टू बटा के जेड टू इंटू यस। देखिए सब में यस का सिर्फ गुणा कर देंगे। और देखिए कुछ इसमें ईएमएफ का इक्वेशन होता है ई वन बराबर 4.44 के सी के डी फाई एफ टी वन। इसको याद रखने का ट्रिक है फाई एफ टी 4.44 इंटू के सी इंटू के डी इंटू फाई इंटू एफ इंटू टी वन। देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रोटर का कॉपर लॉस पी आर सी बराबर 3 I2 का स्क्वायर इंटू आर टू। यहाँ पर देखिए I2 जो है कि रोटर में फ्लो होने वाली करंट है और R2 रोटर का रेजिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ से पी आर सी रोटर कॉपर लॉस का फार्मूला देखिए 3 हो जाएगा। और देखिए हम आगे पढ़े हुए हैं कि I2 बराबर होता है E2 बटा के J2 यानी यस E2 जीरो बटे के करड़ी में R2 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में यस इंटू यक्स टू जीरो का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको उठाकर इसमें रख देंगे और इसको थोड़ा सा और खोल लेंगे तो हो जाएगा 3R2 इंटू यस स्क्वायर इंटू ई टी जीरो का स्क्वायर बटे के R2 का स्क्वायर प्लस यस इंटू यक्स टू जीरो का होल स्क्वायर। देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर 3 तरह की पावर होती है। एक तो इनपुट पावर होती है रोटर के अंदर और दूसरी मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होती है और देखिए दूसरी होती है पी कॉपर लॉस रोटर PRC यानी PG इनपुट पावर, PMD मैकेनिकल डेवलप्ड पावर, PRC यानी कॉपर लॉस पावर। देखिए चूँकि हमको पता है कि PG संबंध PRC संबंध PMD बराबर होता है 1 संबंध यस संबंध 1 माइनस यस। PG 1 PRC यस तथा P मैकेनिकल डेवलप 1 माइनस यस। तो यहाँ से हम PRC का मान पहले ही निकाल चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर PRC का मान रख के इस रेशियो में सब पावर को निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से PG बटे के PRC बराबर 1/S तो PRC बराबर यस PG। अब देखिए आगे हम PRC का फार्मूला पढ़े थे 3 इंटू R2 इंटू यस का स्क्वायर इंटू E2 जीरो का स्क्वायर बटे के R2 का स्क्वायर प्लस यस इंटू यक्स टू जीरो का होल स्क्वायर बराबर यस PG। यहाँ से देखिए यस से एक यस कट जाएगा और देखिए हम PG बराबर जानते हैं ओमेगा यस इंटू टी डी। ओमेगा को हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखेंगे। अब देखिए PG का मान जब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखेंगे तो 2 पाई NS इंटू टी डी
बराबर देखिए ये होगा। अब यहाँ से देखिए टार्क का फार्मूला निकल जाएगा, टी डी बराबर 3/पाई इंटू एन इंटू एस इंटू आर टू इंटू एस इंटू ई टू जीरो का स्क्वायर बटे के आर टू का स्क्वायर प्लस एस इंटू एक्स टू जीरो का होल स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग के मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। तो यहाँ से टार्क का फार्मूला देखिए, के इंटू आर टू इंटू एस इंटू ई टू जीरो का स्क्वायर बटे के आर टू का स्क्वायर प्लस एस इंटू एक्स टू जीरो का होल स्क्वायर। इसी फार्मूला पर डायरेक्ट सवाल मिलता है, इसी फार्मूला को याद रखेंगे। अब देखिए स्टार्टिंग टार्क का फार्मूला निकालना होगा, तो जो स्टार्टिंग के समय जो स्लिप होता है वह 1 होता है। देखिए यहाँ पे यस का मान जो है कि 1 रख देंगे तो आ जाएगा। देखिए कंडीशन फॉर मैक्सिमम टार्क, देखिए टार्क का फार्मूला ये पढ़े हैं। देखिए मैक्सिमम टार्क कैसे बनाएंगे। देखिए मैक्सिमम टार्क ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पे ई टू जीरो जो है कि यह ई एम एफ है, और ई एम एफ जो है सप्लाई वोल्टेज से बनता है, और सप्लाई वोल्टेज को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। बोले तो देखिए इस ई टू जीरो को कांस्टेंट तथा के को कांस्टेंट मान लेते हैं, और दोनों कांस्टेंट को हम लोग के वन नाम दे देते हैं। तब फार्मूला देखिए, तो देखिए इस के और ई टू जीरो को के वन माना गया है, तो यहाँ से टी डी का फार्मूला हो जाएगा के वन इंटू एस इंटू आर टू बटा के आर टू का स्क्वायर धन एस का स्क्वायर इंटू एक्स टू जीरो का स्क्वायर। देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर में के वन कांस्टेंट है, और देखिए आर टू कांस्टेंट है, मतलब कि आर टू को चेंज नहीं कर सकते हैं और के वन को भी चेंज नहीं कर सकते हैं, केवल जो स्लिप है उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए वो अंश और हर दोनों में एस से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा यह फार्मूला, टी डी बराबर के वन इंटू आर टू बटे के आर टू का स्क्वायर बटे के एस प्लस एस इंटू एक्स टू जीरो का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में इसको बनाएंगे, तथा एस टू को हम बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए टी डी को लिख सकते हैं के वन इंटू आर टू बटा के आर टू बटा के करड़ी में एस माइनस करड़ी में एस इंटू एक्स टू जीरो का होल स्क्वायर प्लस 2 R2 x2 जीरो। देखिए यदि इसको हल करेंगे तो यही वाला मान नीचे वाला प्राप्त होगा। अब देखिए चूंकि यस जो है कि वेरिएबल है, अतः क्या करेंगे कि जो ए वाला पार्ट है उसको 0 के बराबर रख देंगे, तो मैक्सिमम टार्क का फार्मूला निकल जाएगा। तो देखिए जब इस पार्ट को 0 करे हैं तो यहाँ से देखिए R2 का मान आया है यस इंटू एक्स टू जीरो, मतलब कि जब R2 का मान जो होगा किसी निश्चित स्लिप के रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है तो उस समय मैक्सिमम टार्क डेवलप होता है। अब देखिए जो टार्क निकाले हैं उसमें ये मैक्सिमम टार्क के कंडीशन को यानी R2 बराबर एक्स टू इंटू एस को रख देंगे, तो देखिए मैक्सिमम टार्क का फार्मूला के इंटू ई टू जीरो का स्क्वायर बटे के 2x20 बनेगा। यही मैक्सिमम टार्क का फार्मूला है। देखिए हम टार्क का फार्मूला आगे पढ़े हुए हैं, यह होता है। देखिए किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो टार्क का ग्राफ खोजते हैं, टार्क अथवा स्पीड का ग्राफ खींचते हैं, तो ये 3 रीजन में खींचते हैं। एक तो देखिए लो स्लिप रीजन, इसमें जो स्लिप यस होता है उसको 0 लेकर चलते हैं, तथा देखिए दूसरा होता है हाई स्लिप रीजन, इसमें जो स्लिप होता है उसको 1 लेकर चलते हैं, तथा तीसरा होता है मीडियम स्लिप रीजन, इसमें जो स्लिप होता है उसे एसएम लेकर चलते हैं, मतलब कुछ स्पेशल वैल्यू लेकर चलते हैं स्लिप का। देखिए लो स्लिप रीजन में टार्क, यहाँ पे देखिए स्लिप को लगभग 0 रखा गया है। देखिए कभी भी स्लिप 0 नहीं होती है, 0 के नज़दीक रखते हैं, और फिर देखिए यहाँ पे जब रखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे तो वह और भी कम हो जाएगा, मतलब कि R2 की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। देखिए उस समय टार्क का फार्मूला यह आएगा
R2 से R2 कट जाएगा। और देखिए ध्यान से, ये सभी E2 0 और R2 और जो के दोनों तीनों सब कांस्टेंट है, तो यहाँ से टार्क हो जाएगा K1 इंटू यस। मतलब कि यहाँ जो टार्क होगा वह स्लिप पर लीनियरली डिपेंड कर रहा है। मतलब कि लो स्लिप रीजन में जो स्लिप और टार्क का ग्राफ होता है वह लीनियर होता है। इस प्रकार देखिए। अब देखिए मीडियम स्लिप रीजन, देखिए टार्क का फार्मूला। देखिए मीडियम स्लिप रीजन में जो स्लिप होगा उसका मान होगा स्पेशल कोई एक्सएम होगा। और देखिए अब एक्सएम का मान, अब देखिए स्लिप एसएम को यहाँ पर जब रखेंगे तो देखिए इसका स्क्वायर कर देंगे तो ऑलरेडी जो R2 है इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे R2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और सिर्फ इसको लेंगे। तो देखिए यहाँ से रख देंगे इसमें, तो देखिए एक यस से यस कट जाएगा। और देखिए यहाँ पे E2 R2 के कांस्टेंट है, तो यहाँ से टार्क बराबर लिख सकते हैं K बटा के एस एम। मतलब कि यहाँ देख रहे हैं कि जो टार्क है वह स्लिप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और देखिए जब कोई फंक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो उसका ग्राफ हाइपरबोला बनता है। तो देखिए लो स्लिप रीजन में तो या देखिए लीनियर बढ़ा, और देखिए मीडियम स्लिप रीजन में जो कि देखिए इस तरह टर्न ले लिया, यहाँ से हाइपरबोला की तरह ग्राफ नीचे आ रहा है। और देखिए जहाँ से टर्न लेता है इसी को मैक्सिमम टार्क बोला जाता है। देखिए मीडियम स्लिप रीजन में जो जहाँ से मैक्सिमम टार्क आ रहा है उसे पुल आउट टार्क अथवा ब्रेक डाउन टार्क भी बोलते हैं। अब देखिए हाई स्लिप रीजन का मतलब कि जो स्लिप होगा वह लगभग एक के समान होगा। तो देखिए अब वहाँ पे जो जो मोटर है वह रुकने लगेगा धीमे धीमे, जैसे देखिए यहाँ पे रुक रहा है। अब देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर का ओवरऑल देखिए ग्राफ। देखिए यह लो स्लिप रीजन, मीडियम स्लिप रीजन, हाई स्लिप रीजन। इस चैनल को याद रखें, बहुत बढ़िया पढ़ाता है। पुल आउट torque. It is the maximum torque that the synchronous motor can develop without pulling out step. When the synchronous motor is loaded, the rotor falls back by some angle. A is called a load angle. The stator and rotor magnetic rotate at synchronous speed. In spite of some load is applied on the rotor, the synchronous motor developed maximum torque when the rotor falls back by an angle of 90. When the load increases beyond its maximum rating, the rotor steps out of synchronism and synchronous motor stop. Explanation: in the case of the squirrel cage induction motor, we cannot add external resistance as the rotor bars are started through end rings. The condition at which pull-out torque achieved when R2 बराबर S इंटू X2। सो देखिए फाई बराबर tan इनवर्स S X2 बटे के R2, यानी कि फाई का मान 45 अंश होगा। देखिए का पावर फैक्टर बड़ा होता है कास फाई, तो देखिए यहाँ से कास फाई बराबर हो जाएगा 1/2। इसको हल कर देंगे तो 0.707 आ जाएगा। मतलब कि पुल आउट टार्क ऑफ ए स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर occurs at that value of slip where rotor power factor angle 0.707. The maximum amount of reverse voltage which can be applied on a diode before breakdown is reached. Peak inverse voltage. Peak inverse voltage. The peak inverse voltage rating of a diode may be defined as the maximum value of the reverse voltage that a PN junction diode can withstand without damaging or destruction. When the voltage applied to a diode is more than peak inverse voltage, it is likely to result in breakdown at the junction. Peak inverse voltage for different rectifier is shown below. Half wave rectifier Vm, full wave
फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर के लिए 2 Vm, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए Vm। इन अल्टरनेटर डैम्पिंग वाइंडिंग आर यूज टू प्रिवेंट हंटिंग। देखिए हंटिंग, oscillation of the rotor about its new equilibrium position due to sudden application or removal of load is called swinging or hunting. In synchronous machine, cases of hunting: sudden change in load, sudden change in the supply system or in the field system, load containing harmonic torque. Method of eliminating hunting: by designing the machine with a suitable synchronizing power coefficient. दूसरा, by using the flywheel, by using damper winding is made with low resistance copper. Damper winding made with low resistance copper, aluminum or brass. They are inserted in the slots made under the pole shoes. With respect to damper winding, the rotor behaves like a squirrel cage rotor of an induction motor. Functions of damper winding: in alternator to eliminate hunting and sup- suppress the negative sequence field; in synchronous motor to eliminate hunting and for starting purposes. Important point: when the rotor speed is less than synchronous speed, the inductor motor torque is developed in the same direction of the rotor rotation. Then the rotor field accelerates to reach synchronous speed. When the rotor speed is more than synchronous speed, supersynchronous speed, the induction generator torque is developed in the opposite direction of the rotor rotation. Then the rotor will decelerate to reach synchronous speed. When the rotor rotates at the synchronous speed, then there is no relative speed between armature flux and damper winding, therefore no induced EMF and no current in the damper winding, and hence no torque. The machine is said to be under steady state condition। देखिए इसमें केवीएल लगाएंगे तो देखिए माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है तो इसको पॉजिटिव 6 ले लेंगे। और देखिए 2 ओम में करंट जा रही है आई, तो इसको 2 आई ले लेंगे। और देखिए फिर देखिए यह जो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे देखिए माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, अतः इसे पॉजिटिव लेंगे तथा इसका मान 4 आई वोल्ट है, तो इसको 4 आई लिख लेंगे। अब देखिए इस सर्किट में जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें आई करंट फ्लो हो रही, तो इसको माइनस ले लेंगे। 4 आई बराबर 0 कर लेंगे, 4 आई से 4 आई कट जाएगा, यानी यहाँ से करंट आई बराबर हो जाएगा 6/2 बोले तो 3 एम्पियर आ जाएगा। द फ्लिकर इफेक्ट ऑफ फ्लोरोसेंट लैंप इज मोर pronounced at lower frequencies. Flicker effect: fluorescent lamp with magnetic blast flicker at a normally unnoticeable frequency of 100 Hz or 120 Hz, twice of the utility frequency. The lamp is lit on both the positive and negative half wave a cycle. This flicker can cause problem for some individuals with light sensitivity and are associated with headaches and eye strain. The flicker effect of fluorescent lamp is more pronounced at lower frequencies. Stroboscopic effect: it is a phenomenon which causes running or moving equipment to appear stationary or appear to be operating slower than they actually are. Fluorescent lamps are provided with 50 Hz AC current supply. When operating under this frequency, the lamp becomes zero, crosses zero wave, double the supply frequency 100 times for 50 Hz frequency per second. Due to the presence of vision, our eye do not notice those flickering.
However, if the light falls on the moving parts due to illusion, they may appear to be either running slow or in reverse direction or even may appear stationary. This effect is called stroboscopic effect. CRO is very versatile instrument in the laboratory for measurement of voltage, current, frequency, and phase angle of any electrical quantity. Lissajous figure is a pattern which is displayed on the screen when sinusoidal signal are applied to both horizontal vertical deflection plates of CRO. From the shape of the Lissajous pattern displayed on the CRO screen, information about relative phase of signal and frequency ratio of signal can be determined. It is not used for precise measurement. It depends on the type of signals. If one frequency is an integral multiple of the other, the pattern will be steady. If not, the figure will not be stationary. देखिए लिसाजस पैटर्न में मान लीजिए ये फिगर दिया है डायग्राम टू फेज डिफरेंस। इसमें देखिए फेज डिफरेंस ज्ञात करना है। तो देखिए एक डिस्टेंस इसको y1 माप लेते हैं और एक डिस्टेंस इसको y2 माप लेते हैं और फिर यहाँ से फाई बराबर हो जाएगा फेज डिफरेंस फाई बराबर साइन इनवर्स y1 बटे के y2। यदि मान लीजिए कि y1 का मान जो है कि 0.2 है तथा y2 का मान लीजिए 0.4 है तो यहाँ से हो जाएगा फाई बराबर साइन इनवर्स 0.2 बटा के 0.4 यानी साइन इनवर्स 1/2 यानी 30 अंश आ जाएगा। अब देखिए एक फिगर यह दिया है और इसमें फेज डिफरेंस पूछ रहा है। देखिए जब यह उल्टा साइड में बना हो बोले तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में बना हो बोले तो जो है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बना हो तो वहाँ पे फाई निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे पाई माइनस साइन इनवर्स y1 बटा के y2। देखिए यहाँ पे y1 का मान जो है कि यहाँ है और y2 का मान यहाँ है बड़ा वाला। ओवर स्पीड प्रोटेक्शन ऑफ द अल्टरनेटर इज डन विद द हेल्प ऑफ गवर्नर। ओवर स्पीड प्रोटेक्शन Over-speed protection must be selective and must not shut the unit down due to a temporary loss of load, even if the cases is serious. Short circuit. Short circuit anywhere near a generator will collapse the voltage and the generator experiences a loss of load. While it is the general practice to provide mechanical over-speed device on both steam and hydro turbine which operate directly on the steam throttle valve or main step valve. It is not usual to back up these devices by an over-speed relay on the steam driven sets on the hydroelectric units as the response of the governor is comparatively slow and the set is more prone to overspeed. The relay when fitted is usually supplied from the permanent magnet generator used for the control of governor. कहते हैं ना differential relay. Differential relay operation depends on the phase difference of two or more electrical quantities. It works on the principle of comparison between the phase angle and the magnitude of the same electrical quantities. The differential relay is used for protection of the feeder, large bus bar etc. टू साइनोसोडल करंट इनका फेज डिफरेंस ज्ञात करना है। फेज डिफरेंस बराबर होता है फाई बराबर फाई 1 माइनस फाई 2। तो यहाँ से हो जाएगा 60 माइनस माइनस 45 यानी कि 105 अंश आ जाएगा। Which of the below is true with regard to DC arc welding? Electrode is made negative and workpiece positive। देखिए
एसी बिल्डिंग जो होता है वह ज़्यादा इफ़िशियंट होती है, 80 से 85% इसकी इफ़िशियंसी होती है, तथा डीसी बिल्डिंग ज़्यादा इफ़िशियंट नहीं होती है, इसका इफ़िशियंसी 30 से 40% होता है। देखिए, एसी बिल्डिंग में पावर कंजप्शन कम होता है, जबकि डीसी बिल्डिंग में पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है। देखिए, जो एसी बिल्डिंग होता है इसमें एसी ट्रांसफार्मर होने की वजह से इसमें कोई मूविंग डिवाइस नहीं होती है, इसलिए इसका एफिशिएंसी ज़्यादा होता है। जबकि देखिए, डीसी वाले में बहुत से मूविंग पार्ट होते हैं, जैसे डीसी जनरेटर वगैरह, इसलिए इसमें पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है। देखिए, एसी जो बिल्डिंग होती है वह कम करंट तथा लो डायामीटर ऑफ इलेक्ट्रोड के लिए जो होती है कम इफिशियंट होती है। जबकि डीसी बिल्डिंग की बात करें तो यह कम करंट और लो एन एसी करंट इज गिवन बाई आई बराबर 100 साइन पाई टी एम्पियर। इट विल अचीव ए वैल्यू ऑफ 50 एम्पियर एट। चूंकि हम जानते हैं आई बराबर 100 साइन 100 पाई टी ए। देखिए, 100 साइन पाई टी बराबर 50। मान लीजिए कि 100 पाई टी को थीटा है, तो 100 साइन थीटा बराबर 50, यानी साइन थीटा बराबर 0.5, यानी कि यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 0.5 यानी पाई बाई 6। तो देखिए, यहाँ से 100 पाई टी बराबर हो जाएगा थीटा यानी पाई बाई 6। तो यहाँ से टी का मान निकाल देंगे तो 1/600 सेकेंड आ जाएगा। वोल्टमीटर कैलिब्रेशन कैन बी डन विथ ए पोटेंशियोमीटर। A calibration unit has a voltmeter and an ammeter which can be calibrated by potentiometer. A potentiometer is an instrument designed to measure an unknown voltage by comparing it with known voltage. It has a high degree of accuracy. Important. देखिए, a potentiometer is an instrument for measuring voltage by comparison of an unknown voltage with a known reference voltage. The unknown voltage may be supplied by a standard cell or any other known voltage. The potentiometer is extensively used for calibration of voltmeter and ammeter and has in fact become the standard for the calibration of these instruments. इस सवाल को देखिए नोडल एनालिसिस से लगा देंगे, यहाँ का वोल्टेज जो है कि यक्स मान लेंगे। The chances of occurrence of corona is maximum during humid weather. The voltage at which the self-sustained discharge will be initiated is called the critical disruptive voltage. The critical disruptive voltage of single-phase two-wire transmission line is given by Vd बराबर G node M into delta ln D बटा के R किलोवोल्ट per RMS, where G node dielectric strength of air, M surface factor, डेल्टा एयर डेंसिटी फैक्टर। इसका मान होता है 3.9 तो गुणे के बी बटा के 273 प्लस टी। हेयर बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्मॉल टी टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक फैक्टर ऑन कोरोना अकरेंस। If the critical disruptive voltage is less, that means the corona initiation takes place at low voltage. So any factor that is affecting the critical disruptive voltage that can affect the occurrence of the corona. From the formula of critical disruptive voltage, we can observe that it is directly proportional to the air density factor delta, that is delta increases as a result Vd increases, so that the occurrence of corona will take place at higher voltage. So we can reduce the occurrence corona by increasing air density factor delta. The air density factor depends on both temperature and pressure in the hilly area.
The falling of pressure is very high when compared to the falling of temperature. So delta will be less in hilly area and the chances of occurrence of the corona are more. Deposition of dust, ice, snow on the surface of conductor which will reduce the VD. Graphical representation of Ohm's law can represent which of the following component. The slope of the graphical slope resistance को डिनोट करता है. Non-ohmic resistor. Ohmic resistor. A relay in a power system is an automatic device that senses an abnormal condition in an electrical circuit and closes its contact. A relay is an automatic device which senses an abnormal condition of the electrical circuit and closes its contact. A relay which is operated on the principle of flow in both sides of the lines called directional relay. Relay are commonly used to preventing excess flow from a small generating station into a larger station. देखिए बस बार, देखिए सर्किट ब्रेकर, देखिए ट्रिप कॉयल, अब देखिए ट्रिप सर्किट, देखिए डीसी सोर्स, देखिए रिले कॉन्टैक्ट, रिले कॉयल, रिले, देखिए सेकेंडरी कॉयल, करंट ट्रांसफार्मर सीटी, फॉल्ट, आउटगोइंग फीडर. In circuit breaker, the device used for tripping the line in the event of short. The circuit is of the magnetic type. At fault current levels, the magnetic field surrounding conductor provides sufficient force to unlatch the trip unit and trip the breaker. देखिए बस बार जो होता है वह जनरेटिंग स्टेशन तथा ट्रांसमिटिंग स्टेशन पर यूज किया जाता है. इसमें देखिए बस बार पर इनकमिंग करंट होती है तथा आउटगोइंग करंट होती है, मतलब कि बस बार पर हम करंट को भेजते हैं तथा उससे करंट प्राप्त कर सकते हैं. देखिए बस बार का जो एरिया होता है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा रखते हैं, जिसके कारण जिससे बस बार का वोल्टेज जो होता है वह कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होता है. मतलब कि जो बस बार होता है वो कांस्टेंट वोल्टेज पर काम करता है. मान लीजिए कि जो बस बार है इसका वोल्टेज 11 किलो वोल्ट है, तो इससे जो भी करंट हम लोग आउटपुट प्राप्त करेंगे वह सब 11 किलो वोल्ट का होगा. देखिए बस बार का यूज हम लोग सामान्यतः जनरेटिंग स्टेशन तथा सब स्टेशन पर करते हैं. बस बार सामान्यतः कॉपर का अथवा एल्युमिनियम का बना होता है. देखिए सब स्टेशन में जो बस बार होता है वह जनरली ऊपर लगा होता है और यह सामान्यतः एल्युमिनियम का बना होता है. देखिए बस बार रेक्टेंगुलर शेप का अथवा सर्कुलर शेप का होता है. देखिए बस बार पर कनेक्टेड जनरेटर मान लीजिए 1 किलो केवीए के हैं, तो देखिए जो इससे आउटपुट लेंगे उनको सबको मिलाकर 1 केवीए ही होना चाहिए. इसी प्रकार देखिए सब स्टेशन में जो बस बार होता है उससे ट्रांसफार्मर को जोड़ देते हैं और फिर देखिए ट्रांसफार्मर से आउटपुट लेकर बस बार को देते हैं और फिर बस बार से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग बस बार यूज करते हैं. कहीं पे सिंगल बस बार यूज करते हैं, कहीं पे डबल बस बार यूज करते हैं, कहीं पे ट्रिपल बस बार भी यूज करते हैं. देखिए यहाँ पे सिंगल बस बार को दिखाया गया है 11 किलो वोल्ट का. देखिए यह इनकमिंग सेक्शन है, ये अभी देखिए इनकमिंग सेक्शन है. देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर के द्वारा यहाँ पे इनकमिंग दी जा रही है और देखिए यह आउटगोइंग है. देखिए यह 3 फेज का बस बार है, ये नहीं कि यह सिंगल फेज का है, केवल सिंप्लीफाई के लिए सिर्फ एक ही फेज का दिखाया गया है.
देखिए आर का अलग बस बार होगा, वाई का अलग बस बार होगा तथा बी का अलग बस बार होगा। देखिए यह करंट ट्रांसफार्मर है, सीटी है। देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। यदि इसका पोटेंशियल मेजर करना होगा तो इसको स्टेप डाउन करके इसको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। यह देखिए इनकमिंग अर्थिंग है। देखिए यह अर्थिंग जो है लीकेज करंट के लिए बनाया गया है। मतलब कि यदि लीकेज करंट फ्लो हो तो इसके अर्थिंग के द्वारा यह अंदर चली जाती है। यह करंट ट्रांसफार्मर है जो करंट को मेजर करता है। फॉल्ट की कंडीशन में देखिए करंट को मेजर करके रिले को भेजता है तथा सर्किट ब्रेकर फिर उसके बाद ब्रेक होता है। मतलब देखिए आइसोलेटर भी लगा होगा और दूसरा बात ऑयल सर्किट ब्रेकर भी लगा होगा, करंट ट्रांसफार्मर भी लगा होगा, फिर एक दूसरा आइसोलेटर भी लगा होगा। देखिए मान लीजिए कि जो सर्किट ब्रेकर है वो ओपन है, तो देखिए यदि इनकमिंग भेजना है बस बार पे तो सबसे पहले आइसोलेटर को क्लोज करेंगे, क्योंकि जो आइसोलेटर होता है वो नो लोड पर काम करता है। इस आइसोलेटर को भी मतलब कि कॉन्टेक्ट को क्लोज कर लेंगे। उसके बाद देखिए जो ऑयल सर्किट ब्रेकर है इसको हम लोग फिर क्लोज करेंगे और यह पूरा बस बार एनर्जाइज हो जाएगा। देखिए जहाँ पे सर्किट ब्रेकर होगा उसके दोनों साइड में आइसोलेटर लगा होना चाहिए, क्योंकि देखिए कभी सर्किट ब्रेकर खराब हो जाता है तो काम करना हो तो ये दोनों आइसोलेटर को ओपन करना पड़ता है। और देखिए इस टोटल अरेंजमेंट को बे बोला जाता है, बी ए वाई बे। देखिए यहाँ पे आउट गोइंग है। अब देखिए आउट गोइंग से पावर को लेने के लिए सबसे पहले आइसोलेटर को क्लोज करेंगे। ओपन सर्किट जो सर्किट ब्रेकर है, आयल सर्किट ब्रेकर, इसको पहले ओपन ही रखेंगे क्योंकि आइसोलेटर नो लोड पर काम करता है। उसके बाद फिर देखिए आयल सर्किट ब्रेकर को मतलब क्लोज करते हैं और फिर आउटगोइंग लेने लगते हैं। देखिए यह है सिंगल बस बार सिस्टम विथ सेक्शनलाइजेशन। देखिए जो पहले बस बार पढ़े थे वही बस बार है, लेकिन इसको इसका दो सेक्शन बना दिया गया है यहाँ से देखिए डिवाइड करके। देखिए सिंगल बस बार विथ सेक्शनलाइजेशन का यूज हायर वोल्टेज के लिए करते हैं, बोले तो 33 किलो वोल्ट के लिए यूज में लाते हैं। देखिए सिंगल बस बार का यूज हम लोग 11 किलो वोल्ट के लिए करते थे। देखिए सिंगल बस बार सिस्टम में यह दिक्कत हो रहा था कि मान लीजिए कि यहाँ पर फॉल्ट होता है तो एक पूरा जो बस बार है सबको एकदम से बंद करना पड़ता था, क्योंकि यदि यहाँ से लाइन आएगी तो इधर इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसलिए से जो इसमें एक तो सेक्शनलाइजर लगाकर इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है और जब सर्किट ब्रेकर लगा होगा तो यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर लगाएंगे और देखिए फिर करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ था यहाँ पर देखिए दोनों तरफ आइसोलेटर लगाएंगे। और देखिए जब यहाँ पे मेंटेनेंस करना होगा तो यहाँ से देखिए सबसे पहले आइसोलेटर को ऑफ करेंगे, उसके बाद पहले सबसे सर्किट ब्रेकर को ऑफ करेंगे, उसके बाद देखिए आइसोलेटर को ऑफ करके यहाँ से कनेक्शन को काट देते हैं और काम कर लेते हैं। यह भी ध्यान रखें कि इसको डिवाइड तभी किया जा सकता है जब दोनों तरफ का लोड सेम हो, मतलब बस सेक्शन 1 का तथा बस सेक्शन 2 दोनों का लोड सेम हो। अब देखिए डबल बस बार सिस्टम। देखिए डबल बस बार सिस्टम को डुप्लीकेट बस बार सिस्टम भी कहते हैं। देखिए इसमें जो पहला बस होता है उसे मेन बस बोलते हैं तथा जो दूसरा बस होता है उसे डुप्लीकेट बस बोलते हैं अथवा स्पेयर बस भी बोलते हैं। देखिए डबल बस बार का प्रयोग हम लोग 66 किलो वोल्ट के लिए यूज करते हैं। देखिए इसमें जो दोनों बस होंगे वे सेम रेटिंग के होंगे, मतलब कि दोनों समान लोड को हैंडल करेंगे। देखिए सामान्यतः इसमें जो मेन बस होता है उसी पर लोड कनेक्ट होता है तथा जो स्पेयर बस होता है उसको स्टैंड बाई में रखे रहते हैं।
मान लीजिए मेन बस में कोई फॉल्ट आ जाता है, उस पर मेंटेनेंस करना हो तो स्पेयर बस को ऑन कर देते हैं। अब देखिए ये भी बात देखिए कि जब हम मेन बस से स्पेयर बस पर लोड को शिफ्ट कर रहे हों तो उस समय सप्लाई कट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एक अरेंजमेंट का यूज किया जाता है जिसको हम लोग बस कपलर बोलते हैं। बस कपलर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगाए हुए हैं और फिर देखिए करंट ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं और देखिए इन दोनों साइड में आइसोलेटर लगाए हुए हैं और देखिए ये लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए। देखिए यहाँ भले से ही सिंगल बस को दिखाया गया है लेकिन ध्यान दीजिए रियल लाइफ में 3 ठो इसमें वायर होते हैं, मतलब कि आर वाई भी अलग अलग होते हैं, उनका बस बार अलग अलग होता है। देखिए यहाँ पे इनकमिंग जा रहा है 66 किलो वोल्ट 66 वोल्ट और देखिए यहाँ पे आउट गोइंग लिया जा रहा है 11 किलो वोल्ट। यहाँ देखिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो 66 किलो वोल्ट को 11 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। देखिए मान लीजिए कि ये जो बस बार है इसमें अभी जीरो करंट फ्लो कर रही है, कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है। तो देखिए सबसे पहले जो है कि इस आइसोलेटर को क्लोज करेंगे, इसको और इसको। तो देखिए अब भी इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। देखिए फिर बाद में जो है कि सर्किट ब्रेकर को इन दोनों के बाद फ्लो करवा देंगे, सर्किट ब्रेकर को क्लोज करेंगे। अब देखिए जो बस बार है वह एनर्जाइज हो गया है। देखिए यहाँ पे 2 इनकमिंग इसलिए दिखाया गया है क्योंकि यदि एक इनकमिंग यदि ख़राब हो जाए तो दूसरे इनकमिंग से काम चालू रहे, इसके लिए बनाया गया है। अब देखिए लोड को सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले देखिए यह जो होता है इसको क्लोज करवाते हैं आइसोलेटर को। देखिए अभी भी वहाँ पर बताए थे, देखिए आइसोलेटर जो है अभी खुला हुआ है, इसको सर्किट ब्रेकर को अभी ओपन नहीं किए हैं, उसमें गलती से बता दिए थे। अब देखिए फिर इसको कनेक्ट करने के बाद फिर जो देखिए सबसे पहले इसको क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद इस आइसोलेटर को क्लोज करेंगे और उसके बाद देखिए फिर इस आउटगोइंग आउटपुट इसको क्लोज करेंगे इस आइसोलेटर को और फिर देखिए अब इनको क्लोजर करने के बाद देखिए फिर इस सर्किट जो ब्रेकर है इसको क्लोज करेंगे और जब इसको क्लोज करने के बाद फिर लोड कनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद देखिए ये जो है सर्किट ब्रेकर इसको क्लोज करेंगे तो पूरा जो है लोड में सप्लाई होने लगेगा। अब समझेंगे कि बस कपलर का क्या काम होता है। तो देखिए यहाँ पर भी आइसोलेटर ओपन है, 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 यहाँ भी ओपन है, यहाँ भी ओपन है। मतलब कि जो स्पेयर बस है इसमें कोई सप्लाई नहीं जा रहा है। देखिए अब स्पेयर बस पे पावर को शिफ्ट करना है तो देखिए सबसे पहले इस आइसोलेटर और इस आइसोलेटर को क्लोज कर देंगे और देखिए इसको क्लोज करने के बाद जो ये सर्किट ब्रेकर है इसको क्लोज करेंगे। देखिए पहले आइसोलेटर को क्लोज करने के बाद सर्किट ब्रेकर को क्लोज करते हैं क्योंकि सर्किट ब्रेकर में स्पार्क प्रोड्यूस होता है तो उसको क्वेंच करने का सिस्टम बना रहता है। अब देखिए ये वाला भी एनर्जाइज्ड है तथा ये वाला जो स्पेयर बस है यह भी एनर्जाइज्ड है। अब देखिए जब इधर से पावर सप्लाई आ रही है तो ये वाला जो आइसोलेटर है इसको भी क्लोज कर सकते हैं। देखिए अब इस पर इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों स्पार्क प्रोड्यूस नहीं होगा? क्योंकि यह पहले से ही इस पर सप्लाई जा रही है। अब देखिए इस आइसोलेटर को भी क्लोज कर देंगे और इस आइसोलेटर को भी क्लोज कर देंगे। अब देखिए अब इस बार को मतलब कि ख़त्म करना है तो ये जो सर्किट ब्रेकर है इसको ओपन कर देंगे क्योंकि अब जो ये जनरेटर है वह स्पेयर बस से कनेक्ट हो गया है। तो अब देखिए सर्किट ब्रेकर को ओपन करके जो पूरे जो आइसोलेटर हैं इनको सबको ओपन कर देंगे, इन सबको ओपन कर देंगे। तो अब देखिए जो स्पेयर बस है उस पर सब लोड कनेक्ट हो गए हैं। इस प्रकार देखिए बिना लोड को बंद किए हुए पहले बस बार से दूसरे बस बार पर लोड को सप्लाई कर दे रहे हैं।
देखिए इसका यूज़ हम लोग हायर केवी की रेटिंग के लिए करते हैं, 66 किलोवाट से ऊपर के लिए। द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज़ which of the below capabilities at room temperature? Little current conduction. Intrinsic semiconductor, it is a crystal having all atoms of the same nature. Example, extremely pure semiconductor is called intrinsic semiconductor. Pure silicon, germanium. At room temperature 300 Kelvin, the electrons in the valence band are moved to the conduction band and little current flow. When an electron leaves the valence band, it creates a vacancy known as a hole. A hole attracts electron as it is positively charged. In intrinsic semiconductor, number of free electron is equal to the number of holes. Ni बराबर nh. When current is passed through a material containing free electron, the current is conductant and it is known as current due to electrons. Similarly, when a current is passed through a material, it can be conducted due to holes, and it is known as current due to holes. The total current passing through intrinsic semiconductor is given by I बराबर IE plus IH। देखिए आर्क वेल्डिंग मशीन। आर्क वेल्डिंग में दो तरह की सप्लाई यूज करते हैं, डीसी आर्क वेल्डिंग मशीन फिर एसी आर्क वेल्डिंग मशीन। देखिए डीसी आर्क वेल्डिंग मशीन में मोटर जनरेटर सेट का यूज किया जाता है अथवा एसी ट्रांसफार्मर विथ रेक्टिफायर का भी यूज किया जाता है। और देखिए एसी आर्क वेल्डिंग मशीन में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। देखिए वेल्डिंग में वोल्टेज ज़्यादा होता है तथा वोल्टेज कम होता है और करंट ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए ये मोटर जनरेटर सेट, यहाँ पे देखिए पावर है 3 फेज, यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर है और देखिए इसे शाफ्ट से कपल किया गया है। और देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर जो कि है और यह आउटपुट पावर देता है जिससे हम वेल्डिंग करते हैं। और देखिए ये एसी वेल्डिंग मशीन है, हाई एम्पियर टाइप, लो एम्पियर टाइप, वर्क पीस लीड रिसेप्टेकल। या तो देखिए एसी वेल्डिंग के लिए इस ट्रांसफार्मर का भी यूज करते हैं। ये यह देखिए इसका यूज हम लोग डीसी वेल्डिंग में करते हैं। डीसी वेल्डिंग में देखिए इक्विपमेंट डीसी वेल्डिंग, मोटर जनरेटर सेट और रेक्टिफायर इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ availability of AC supply, otherwise oil engine generator set is required 2 to 3 times as compared to that of a transformer। फिर देखिए एसी में इन केस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एसी सप्लाई ओनली ए ट्रांसफार्मर इज रिक्वायर्ड, ट्रांसफार्मर कॉस्ट लेस एंड इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट इज आल्सो लो कंपैरेटिवली। अब देखिए ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, लो कॉन्स्टेंटली हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए लो सेफर होता है डीसी वेल्डिंग, एसी वेल्डिंग हाई अबाउट 85%, देखिए 80 से 85%। अब देखिए नो लोड रिक्वायरमेंट्स वेरी हाई, देखिए एसी में फ्रिक्वेंटली टू हाई डेंजरस, लो एडवांटेजियस पावर फैक्टर। देखिए कंपेरेटिवली हायर 0.6 से 0.7। और देखिए लो रिक्वायरिंग कैपेसिटर फॉर करेक्शन 0.3 to 0.4। आर्क ब्लो देखिए प्रोनाउंस्ड डीसी वेल्डिंग में, एसी में नॉट सो प्रोनाउंस्ड विथ एसी एडवांटेजियस। इलेक्ट्रोड देखिए डीसी में बोथ बेयर नॉन कोटेड एंड थस चीप इलेक्ट्रोड कैन बी यूज्ड यूनिफॉर्म। देखिए एसी वेल्डिंग ओनली कोटेड इलेक्ट्रोड एक्सपेंसिव वंस। thus they have connected load cross sectional area of conductors and fuses।
डीसी बिल्डिंग में नॉर्मल। अब देखिए एसी बिल्डिंग में नॉट सो यूनिफॉर्म एज इन केस ऑफ डीसी, कंसिडरेबली हायर बिकॉज ऑफ द लो पावर फैक्टर। तो देखिए बिल्डिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल डीसी बिल्डिंग में सुटेबल होता है। आर्क स्टेबिलिटी डीसी बिल्डिंग का हायर होता है। देखिए पोलरिटी आर फॉलोइंग टू टाइप्स। फर्स्ट स्ट्रेट पोलरिटी। In straight polarity, the electrode is having negative terminal, while the workpiece is connected to the positive terminal of the direct current power source। देखिए ग्राउंड क्लैंप, देखिए पॉजिटिव, ये देखिए नेगेटिव इलेक्ट्रोड। डीसी वेल्डिंग जनरेटर केबल इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड नेगेटिव और स्ट्रेट पोलरिटी। देखिए दूसरा रिवर्स पोलरिटी। In reverse polarity, the electrode is connected to the positive terminal, whereas workpiece is connected to the negative terminal of the direct current power source। ये ग्राउंड क्लैंप, देखिए नेगेटिव, देखिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड केबल। डीसी वेल्डिंग जनरेटर नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और रिवर्स पोलरिटी डीसी एपी। एप्लीकेशन अबाउट 2/3 बोले तो 67% of total heat produced during welding is generated at the positive terminal, while the rest of total heat is generated at the negative terminal। So if our job is thick, means we want more heat on the workpiece, so we connect workpiece to the positive terminal, hence we adopt state polarity। Similarly, if the workpiece is thin, we connect workpiece to the negative terminal, hence we adopt reverse polarity। If our electrode is non-consumable, means we want less heat on electrode generally, so connect electrode to the negative terminal। Use state polarity for doing welding। Reverse polarity electrode positive is used with basic low hydrogen electrodes, and for most non-ferrous metals it produces maximum penetration for a given set of conditions। This characteristics makes reverse polarity the better choice for vertical and overhead welding। If the full load speed of a three-phase 50 Hz six-pole induction motor is 950 rpm, what is its half load speed nearly equal to? The synchronous speed of induction motor ns बराबर 1000 rpm आ जाएगा। एट फुल लोड स्लिप यस बराबर 0.05 आ जाएगा। वी नो दैट स्लिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड। इस बात को इम्पोर्टेंट ध्यान रखें। वी नो दैट स्लिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड, हेंस एट हाफ लोड स्लिप विल बी 0.025। 0.025 एट हाफ लोड। रोटर स्पीड एन आर बराबर होता है एन एस कोष्टक में 1 - यस। एन आर बराबर एन एस कोष्टक में 1 - यस, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 1000 गुणे की 1 - 0.025 यानी 975 आरपीएम हो जाएगा।